Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite to that is mythology, which means science or study of fake life or imagination. आप सबको इस Sathology के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है. Sathology का अर्थ होता है सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई. उसके विपरीत है मिथोलॉजी, झूठ, नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई है, उसका विज्ञान. ये वास्तविक अर्थ है. कनोटेशन कुछ और होता है. मतलब कनोटेशन मतलब कि जो उसका समझने का तरीका है, मिथोलॉजी को जैसे नैरेटिव बनाया हुआ है, वो है कि पुराना इतिहास, मतलब पुराणों को मिथोलॉजी बुलाते हैं ये लोग. तो लेकिन पुराण तो हमारे सत्य हैं. पूरा गणित और इतिहास, दुनिया के नक्शे सारे पुराणों में हैं. तो वैज्ञानिक इन्फॉर्मेशन है. विज्ञान की परिभाषा बड़ी सिंपल होती है. जब ज्ञान को आप योग की दृष्टि से देखते हैं तो माना जाता है विज्ञान. आप हमारे मेंबर बनिए और हमारे गुरुकुल में जुड़िए ताकि आप ये सब तथ्यों को ठीक से समझ पाएं और अपने जीवन में भी उसका पालन करें. चलिए आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं. रशिया जो है, अभी रिसेंटली पुतिन ने बोला कि मुझे अब पहली बार समझ में आया कि पश्चिम को क्या चाहिए था. ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई. यूएसएसआर और यूएस का जब कंपटीशन चलता था 91 तक, तब उन दोनों देशों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, भारत को भी नहीं छोड़ा. भारत में भी भारत का आत्मनिर्भरता को बढ़ने नहीं दिया गया बाय करप्टिंग द पॉलिटिशियंस. सीआईए ने भी यही काम किया, केजीबी ने भी यही काम किया. दोनों ने एक ही काम किया. अब और किसी तरह भारत सरवाइव भी किया. आपको मालूम ही है मित्रों आर्काइव्स में इंदिरा गांधी के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है. और सोनिया गांधी का पूर्व भी आपको मालूम है, वो भी केजीबी के उसके परिवार से आती है. और बाद में अब सीआईए इन्वॉल्व हो गया राजीव गांधी के एपिसोड के बाद. अब सडनली हमें रशिया को क्या समझ में आया, पुतिन को 20 साल से पावर में है, अब समझ में आया कि पश्चिम उनके विरुद्ध है. या तो बहुत ही बेवकूफ है या बहुत ही बुद्धिमान है या देर से समझ में आई, कुछ भी हो सकता है. हम भारतीय दृष्टि से देखें तो हमको इतिहास में जाना पड़ेगा कि जब से असुरों यवनों का शासन हुआ है पृथ्वी पर, तब से झूठ, नकली, काल्पनिक, उस तरह की बातें होती हैं और उसी तरह का सोचधारा है, सोचने का तरीका भी है. ये तो भारत को अच्छी तरह मालूम है, या हम लोगों को भी अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि कभी भी पश्चिम हमारा मित्र नहीं रहा है. पश्चिम देशों ने हमेशा भारत को लूटा है और पश्चिमी देशों की आंख में सिर्फ एक भारत ही अटकता है, चर्च की वजह से. पश्चिमी देश चर्चों के द्वारा बनाए गए हैं. चर्चों के युद्ध में ही वो युद्ध करते हैं. मैंने आपको पहले बताया था प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक. उस युद्ध की वजह से ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुआ यूरोप में. उसके पहले एक्चुअली हो गया था ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, तो 1648 में हुआ था. उसके पहले 1492 में कैथोलिक चर्च ने पूरे विश्व को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, स्पेनिश और पोर्चुगीज, क्योंकि दोनों की सेनाएं थी और जो भी उनके साथ अलाइन होता है. तो इस तरह साउथ अमेरिका का कोलोनाइजेशन हुआ. उसी तरह एशिया में डच कंपनीज गईं और बाकी देश बाकी लोगों के हाथ में, इटालियन, डच, अंग्रेज सबके हाथ में. तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी. इन दोनों ने भारत को लूटा, दोनों यूरोपियन. उनकी सारी वेल्थ भारत से आई. उसी के आधार पर उन्होंने अपनी बाकी कॉलोनीज बनाई. जैसे डच के हाथ में इंडोनेशिया पड़ गया, उनको वो भी भारत को मानते थे, वो भी इंडिया मानते थे, इसलिए इंडोनेशिया, पॉलिनेशिया, इंडोनेशिया, मतलब ऐसे वर्ड्स बने. वर्ड्स की बात कर रहा हूं. और अभी आजकल बोलते हैं ऑस्ट्रेलेनेशिया. कॉमेडी की कोई हद नहीं होती. तो ये सब कंपनीज बनाई गई, ये सब लूटने के प्रपंच करे गए. उसके बाद भी रशिया को समझ में नहीं आया. बड़ी अजीब सी बात है.
पुतिन को समझ में नहीं आया, हो ही नहीं सकता, मालूम था, क्योंकि इसके पहले वो कोऑपरेट कर रहे थे कंसिस्टेंटली कोऑपरेट कर रहे थे। पिछले 15 साल से या 20 साल से नेटो आगे बढ़ रहा है और रशिया चुपचाप देखता रहा। मैनी रीजंस कैन बी देयर कि इकोनॉमिकली वीक, मिलिटरीली वीक, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन रशियंस के पास हमेशा न्यूक्लियर वेपन रहे हैं। तो किस चीज का वेट कर रहे थे? यूक्रेन के साथ उनकी आंखों के सामने हुआ है सब कुछ। भारत के साथ भी वही सिचुएशन है, आंखों के सामने हुआ पाकिस्तान का पूरा कायाकल्प 1947 के बाद से। 47 के बाद से पाकिस्तान को डेवलप किया गया भारत को कंटेन करने के लिए। पहले तो दोनों साइड रखा गया पाकिस्तान को, ताकि वो ऐसे स्क्वीज करे दोनों के बीच में, और उसको पैसा सप्लाई किया गया दोनों का, जब डॉलर बड़ा स्ट्रांग था। अब जब सडनली डॉलर के ऊपर आई है, डॉलर का मेजर वैल्यू नीचे जाना शुरू हुआ आफ्टर अमेरिकन सैंक्शंस ऑन रशिया, पूरी दुनिया चौंक गई। ये क्या हुआ कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, आपके बैंक अकाउंट्स बंद कर देगा, स्विफ्ट एक्सेस बंद कर देगा, आप पूरी तरह ठप हो जाओगे। वो तो रशिया का रिजॉल्व था दैट दे सर्वाइव्ड। भारत के साथ भी ऐसा किया जा सकता है, इसलिए भारत ने यूपीआई पहले से डेवलप कर लिया और फोकस किया रशियन सैंक्शंस के बाद। तो अब कुछ नहीं तो यूपीआई तो चलेगा, स्विफ्ट को रिप्लेस करके यूपीआई कर देंगे, वो ट्रेड चलता रहेगा। और इसीलिए अमेरिका को प्रॉब्लम हुई जब भारत और सब कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वी विल हैव द इंटरनेशनल सेटलमेंट इन ब्रिक्स, मतलब कि कोई भी करेंसी कोई भी लेकर आओ, हम उसको ब्रिक्स में सेटल कर लेंगे, आप किसी भी करेंसी में ट्रेड कर लो। तो ये जो चेंज है, क्या रशिया को मालूम नहीं था? रशिया को मालूम था, लेकिन उसने ये समय क्यों चूज किया बोलने का, जब उसको पता लगा कि शायद अमेरिका अब लॉन्ग रेंज वेपन सप्लाई कर सकता है यूक्रेन को, मॉस्को पे हिट करने का। ऑलरेडी यूक्रेन हिट कर रहा है मैनी पार्ट्स ऑफ मॉस्को यूजिंग ड्रोन्स, और वो भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज की मदद से। बट यहाँ पे जब अमेरिका कूद रहा है, ट्रम्प ने जो धमकी दी है, कभी भी इंटरनेशनल अफेयर्स में धमकी नहीं दी जाती किसी को भी। आप धमकी जैसी देते हैं तो दूसरा व्यक्ति को आगाह हो जाता है। तो अगर धमकी दी जा रही है, इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि भाई बी रेडी, मतलब यूरोप आप पे कुछ कर सकता है। मतलब यूरोप और यूएस में भयंकर ठनी हुई है। आपको इतिहास से समझना पड़ेगा। यूएसए जो है सेटलर्स की कॉलोनी है, यूरोपियन सेटलर्स की कॉलोनी है, और यूरोप उनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उनको पसंद नहीं था कि उनके सेटलर्स चले जाएं, इसलिए यूरोप में मजाक बनाएंगे अमेरिकन का। यूरोपियंस मजाक बनाते हैं अमेरिकन का, मतलब यूरोपियन अमेरिकन का, भारतीयों का नहीं। सेम यूरोपियन अमेरिकन जो है वो यूरोपियंस का मजाक बनाते हैं कि बैकवर्ड है। तो ये जो धमकी दी रशिया को अमेरिका ने, क्या उसने बता दिया कि भाई अगला नंबर आप तैयार रहो, यूरोप कुछ करने वाला है? ओके। और उसने बोला हम पश्चिम पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये समझना चाहिए आपको, अमेरिका के लिए यूरोप एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। पहले यूक्रेन था, अब यूरोप है, उसके बाद यूके होगा, उसके बाद अमेरिका आएगा, उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका। समझे आप? कोई भी एक दूसरे का दोस्त नहीं है। ये सीरीज है रशिया से डरने के लिए या एशिया से डरने के लिए। और पूरे यूरेशिया में अब मॉस्को का भी पॉलिसीज देखिए, इतिहास देखिए कि रशिया ने कभी भी ये नहीं सोचा कि वो एशिया का पार्ट है। वो हमेशा यूरोपियंस की साइड से काम करता रहा अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए। लेकिन अब पहली बार उसको लग रहा है कि यूरेशियंस आर डिपेंडेबल। अब उसमें उसका दोस्त जो चाइना है उस पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, भारत पर ट्रस्ट कर सकता है। लेकिन भारत को भी पता लग गया, भारत को तो पहले से पता है कि पश्चिम किसी का दोस्त नहीं, लेकिन अभी तक सामर्थ्य नहीं था या फिर कोई ऐसा लीडर नहीं था जो खड़ा हो सके। आज पहली बार ऐसा लीडर है जो भारतीयों के लिए खड़ा हुआ है। अब बिका हुआ है नहीं हुआ है वो हमको पता नहीं किसी को भी, लेकिन उनके सारे एक्शंस दिखाते हैं कि वो भारत के लिए खड़े हुए हैं। अब ऐसे लीडर के लिए भारत का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। ये किसी को पसंद नहीं है। बट इस जियोपॉलिटिक्स में आप देखिए,
रशिया एक ही कंट्री पर ट्रस्ट करता है एशिया में, वो है भारत। बाकी सबके पास कैपेबिलिटी नहीं है, भारत के पास कैपेबिलिटी है। चाइना पे इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकता बिकॉज उसको मालूम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कार्टर के समय में बड़ी हुई थी, उसका उसके पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई वजूद नहीं था उसका। वजूद से anyway, मतलब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। उर्दू वर्ड आ जाते हैं बीच जबकि मेरी भाषा है ही नहीं वो, तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं था। अब अगर हम इसको वापस हम इसको देखें तो अब जो सडनली पुतिन को क्या जगा कि मैं पहचान गया हूं, अब उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि अमेरिका जो है एक बहुत ही कमजोर अवस्था में है और यूरोप जो है इनडिसाइसिव है। इसलिए इस कमजोरी की अवस्था में कुछ ऐसा काम कर सकते हैं यूक्रेन में कि अब यूक्रेन को पूरी शक्ति लगा के दोनों देश आर्म करेंगे, यूरोप और अमेरिका दोनों मिलकर आर्म करेंगे और अमेरिकन आर्म वेपन से आर्म होगा यूरोप, नॉट विद यूरोपियन वेपन्स, क्योंकि अमेरिका को शस्त्र बेचने हैं। अब ये समय है कि एक ऐसी भूमिका बनाई जाए कि पूरा का पूरा यूक्रेन लिया जाए और साथ में यूरोपीय देशों को भी मिलिट्री तक दृष्टि से धमकाया जाए। यूरोप कभी युद्ध नहीं कर सकता लंबा, यूरोप तहस नहस कर सकता है। आपने देखा होगा पहले यूरोपियन वॉर 2 में देखा होगा, अपने आप को तहस नहस कर सकता है लेकिन युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि यूरोप के अंदर जो फॉल्ट लाइन्स है वही है प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस कैथोलिक्स। तो प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस कैथोलिक्स में जो कैथोलिक्स हैं वो हमेशा रशियन पावर से डरते आए हैं, इतिहास है, और पूरा अपोजिशन कैथोलिक रशियंस को दिया है यूके ने, वो प्रोटेस्टेंट है। और इस लड़ाई में जब रशिया ने ये पोजीशन क्लियर कर दी, अब रशियन फोर्सेस कैन बी अलाइंड। मैं आपको एक बात बता दूं कि रशिया ने यूक्रेन में जो अभी स्पीड बढ़ाई है वो पहले दिन से ही रख सकता था, लेकिन उसने इतना लंबा युद्ध इसलिए छेड़ा क्योंकि उसको 2 साल लगे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को नए वेपन्स के लिए बनाने के लिए, और उसने अपने सारे पुराने वेपन्स को और कुछ उसमें बीच बीच में नए वेपन्स को, जैसे बड़ा क्लासिकल एग्जांपल ग्लाइडिंग बॉम्ब 1500 पाउंड का, वो ग्लाइडिंग बॉम्ब ये 2000-3000 पाउंड का जो ग्लाइडिंग बॉम्ब्स हैं वो उसने इनोवेशन करके इंट्रोड्यूस किया इन यूक्रेन वॉर। ये सारा ओल्ड एम्यूनिशन जलाया और न्यू एम्यूनिशन जो है अब प्रोड्यूस हो रहा है विच विल बी फॉर द न्यू वॉर। और रशिया के पास इतने वेपन्स हैं, स्टॉक पाइल है कि यूरोपियन कंप्लीट कैपेसिटी का दुगना। तो उसने वो सारा चीज़ें बना के और इसने का टेस्ट करके, तो यूक्रेन बिकेम अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफ रशिया इंक्लूडिंग जरान ड्रोन्स। और अब वो रेडी है फॉर द नेक्स्ट फेज। अमेरिका को भी मालूम है अगर ये नहीं रुका, और यूरोप का डर क्यों नहीं लगता है, क्योंकि एशिया पूरा डिवाइडेड है। चीन और भारत का युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान अमेरिकन को बिका हुआ है, बांग्लादेश अमेरिकन को बिका हुआ है, और भी बहुत सारे देश हैं जो अमेरिका के साथ कनेक्टेड हैं, और भी अफ्रीका भी अमेरिका के साथ कनेक्टेड है। देयर इज नो प्लेस वेस्ट हैज लेफ्ट कि जहां पे कोई और मनूवर कर सके, इतना टोटल कंट्रोल है। लेकिन डी डॉलराइजेशन के बाद और लैक ऑफ या फिर मल्टीलैटरिज्म के थ्रू जो कि पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, देयर इज नो वे पीपल कैन वर्क विदाउट वेस्टर्न कनेक्शंस। कर ही नहीं सकते, अगर कुछ भी करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भारत की स्ट्रेटेजी है कि इतने साल लगे हमको पिटने में या फिर अपने को बचाते बचाते, इस बार हम थोड़ा प्रोएक्टिव खेलेंगे। और भारत ने इस तरह पूरी जोर लगा दी है टू हैव डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी, जहाँ पे पूरे विश्व को भारत, मतलब मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड जो मंत्र है, उसी के थ्रू भारत काम कर रहा है और उसमें उसको सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन थोड़ी स्लो है बिकॉज एग्जिस्टिंग सिस्टम्स आर टोटली टाइड टू द रिजर्व करेंसी ऑफ द वेस्ट, और वो बहुत पहले से टाइड है, 1900 से टाइड है। तो इसलिए भारत को थोड़ी मुश्किल हो रही है और ये कमज़ोर भी है।
in terms of पॉलिटिकल रिजॉल्व बोलूँगा वो नहीं, अभी थोड़ा सशक्त हैं लेकिन उसके पहले कमज़ोर रहे, तो 11 साल में काफ़ी बदला है, लेकिन फिर भी भारत को कैचअप करने में टाइम लगेगा। सो भारत इज ऑल्सो बाइंग टाइम, रशिया इज ऑल्सो बाइंग टाइम, लेकिन सडनली अमेरिका का कूद जाना यूक्रेन में डायरेक्टली विद लॉन्ग रेंज वेपन्स, ये धमकी है। इसका मतलब आपने इन्फॉर्मेशन किया है, लेकिन धमकी को सीरियसली लिया जाता है डिप्लोमेटिक सर्कल्स में और सिक्योरिटी अपैरेटस में। तो रशिया तैयार है नाउ टू कम टूवर्ड्स द वेस्ट, टूवर्ड्स द यूरोप। चाइना कंफ्यूज्ड है क्योंकि चाइना के अंदर इतनी बुरी हालत है इकोनॉमिकली, सारी रिपोर्ट से पता लग रहा है कि इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी बैड कंडीशन, क्योंकि उनके सारे एक्सपोर्ट्स जो है कोविड के बाद सारे डिक्लाइन होने शुरू हो गए, बिकॉज पहली बार उनको रियलाइज़ हुआ कि हम तो मुफ्त में सामान दे रहे थे अमेरिका को। तो नाउ चाइना भी कमज़ोर है, बाकी एशियन कंट्रीज कमज़ोर है, एक भारत ही स्ट्रांग है। तो अगर रशिया अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि यूरोपियंस उसको पूरी तरह तोड़ देना चाहते हैं, अमेरिकन तोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि दैट इज द ओनली न्यूक्लियर पावर अपोजिंग द यूरोप एंड द वेस्ट। अगर वो चला जाता है तो भारत के ऊपर सीधा आएगा विथ फुल फोर्स ऑफ न्यूक्लियर एवरीथिंग एल्स। तो इसीलिए भारत रशिया को और चाइना भी रशिया को बचा के रखेगा, तेल खरीदता रहेगा, डिस्पाइट लिंडसे ग्राहम जो भी बोल लें, कुछ होने वाला नहीं। 500% लगाओ, 1000% लगाओ, 2000% लगाओ, नो प्रॉब्लम, हम भी लगा देंगे। इस तरह का एटीट्यूड है इस समय, क्योंकि रशिया अगर नहीं रहेगा तो सीधा भारत, नॉट चाइना, भारत, क्योंकि भारत के विरुद्ध सभी लोग काम करेंगे। इवन दो भारत जो है इस ट्रेड टाइज चाइना को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना कोलैप्स करेगा तो सारा टेंशन फिर आएगा भारत के ऊपर, तो इसलिए बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुतिन का जो ये स्टेटमेंट है, रशिया का जो स्टेटमेंट है और ट्रम्प का जो स्टेटमेंट है, वो ये दिखाता है कि न्यू फ्रंट ऑफ वॉर जो ताइवान भी हो सकता है, या फिर ताइवान अगर नहीं होगा बिकॉज सडनली चाइना ने और अमेरिका के बीच में थॉ है, ट्रम्प के में थॉ हुआ है, इंडिया चाइना में भी थॉ हुआ है। इसका मतलब ये है कि ताइवान का इशू थोड़ा सा स्लो हुआ है और यूक्रेन पे वापस फोकस है, क्योंकि एक वॉर तो चलता रहना चाहिए अमेरिका के लिए। अपने लोगों को क्या जवाब देंगे, इसलिए एक वॉर तो चलते रहना चाहिए। तो पूरा इंटरनेशनल अटेंशन डाइवर्टेड है यूक्रेन की तरफ और चाइना को ताइवान के लिए छोड़ दिया है। और अगर यूक्रेन का इशू ऊपर आएगा तो पीओके का सॉल्व होगा, बिकॉज भारत का पीओके एक्शन भी चलता रहेगा। तो मल्टीपल फ्रंट वॉर्स अमेरिका और यूरोप नहीं लड़ सकते, क्योंकि सब जगह वो पार्टी तो कॉमन है, एंग्लो सैक्सन पार्टी तो कॉमन है। तो इसलिए एक डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट्स व्हाट यू सी इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट्स व्हाट यू सी व्हाई पुतिन इज टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अभी वेस्ट को पहली बार समझे, ये एक अपनी लोगों को बताने के लिए उन्होंने बोला कि उनको पहले से पता था वेस्ट ऐसे ही काम कर रहा है रशिया को तोड़ने के लिए, बिकॉज उसको न्यूक्लियर वेपन से डर है, फॉर रिकोलोनाइजिंग द वर्ल्ड। अभी कोलोनाइजिंग पुराने स्टाइल से नहीं होगा, नए स्टाइल से होगा। जैसे बीच में हुआ था करेंसी के स्टाइल पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के टाइम पे, इस समय जो होगा गोइंग बैक टू द ओल्ड बेसिक, बायलैटरल डायरेक्ट इंटरफेरेंस, ये बात हो रही है। क्योंकि और कोई मेथड आता नहीं उनको पैसे कमाने का, ट्रेड नहीं कर सकते, इकोनॉमिक ट्रेड नहीं कर सकते, वो एशिया से सस्ता सामान खरीद के अपने लोगों को महंगा बेचना चाहते हैं, एंड देन द एलिट्स विल अर्न द प्रॉफिट। ये उनका काम है, लेकिन उनकी करेंसी चल नहीं रही, तो व्हाट दे विल डू, सो इसलिए वो रिजर्व करेंसी वापस लाना चाहते हैं थ्रू फोर्स एंड थ्रू डायरेक्ट कंट्रोल। लेकिन मिलिट्री पावर तो है नहीं, कैसे करेंगे? बाय स्लोली कंट्रोलिंग ऑल द पावर सेंटर्स इन द मिडल। जैसे रशिया को कंट्रोल किया, एंड देन बाकी देशों पे ऊपर वो इजीली पावर लगा सकते हैं। मिडिल ईस्ट कैन बी इजीली पावरफुल, उसको इजीली ओवर पावर कर सकते हैं, एंड देन विल कम टू इंडिया, और इंडिया हैज़ द बिगेस्ट बाइंग पावर इन द एंटायर रीजन। तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब फेलियर्स को देखते हुए देयर इज़ नो अदर वे आउट
but to continue with the existing power struggles, जो जो existing जो उनके मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं उस पर कंट्रोल करें. सो यूक्रेन वॉर विल कंटिन्यू अंटिल रशिया टेक्स ओवर द यूक्रेन कंप्लीटली. एंड पुतिन जो बोल रहे हैं कि पहली बार समझ में आया, वो टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है. ही न्यू इट बिफोर, बोल नहीं रहे थे. एंड इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू एक्सपैंड and connect with as many people as possible so that the India's trade gets diversified. इतना अपडेट था इतिहास के माध्यम से. अगर आप कुछ समझे होंगे तो बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, एंड लेट मी नो योर फीडबैक. नमस्ते एंड जय जगन्नाथ. डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर गुरुकुल. इट्स गोइंग टू बी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे इज योगा सूत्र, थर्सडे इज बिजनेस मीट, Saturday, Sunday is Sanskrit classes. Thank you. Namaste and Jai Jagannath.